माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज वर्ल्ड, जहां पर आपको मिलेगी बहुत सारी नॉलेज भरी बातें। हम इसी सीरीज में हमने शुरू की थी, हमारी जो पहली क्लास थी वो थी शब्द से रिलेटेड। शब्द में हमने पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक समूह को हम जो है शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा कि शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया। पहला हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े थे 5 प्रकार जो है। पहला हमने पढ़ा तत्सम, तद्भव। उसके बाद हमने पढ़ा देशज, विदेशी और संकर। ये हमने 5 भेदों के बारे में बात की थी। नाम हमने सब पढ़े थे। अभी इन पे हम धीरे धीरे हर क्लास वाइज जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। उसके बाद बात करें प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर 2 भेद हमने पढ़े थे, विकारी और अविकारी। और चौथा अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर हमने 3 भेद पढ़े थे, समानार्थी, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमने जो प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े थे और हमने बात की थी प्रयोग के आधार पर कि 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी में हमने पढ़ा था कि विकारी जो है वो शब्द होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी परिवर्तन जो आ जाता है वो शब्द विकारी कहलाते हैं। और उसी के साथ हमने पढ़ा था अविकारी, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता या कहें जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो होते हैं अविकारी। जी फ्रेंड्स, हमने बात की थी विकारी की। विकारी के हमने देखिए 4 जो है भेद पढ़े। उन चारों में हमने बात की थी कि लिंग, वचन, पुरुष और काल के आधार पर जिनमें भेद हो जाता है वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्दों के हमने प्रकार की बात की थी। तो विकारी शब्दों में पहले की बात करें तो हमने पढ़ा था संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा जो होगा वो होगा हमारा क्रिया। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे कि विकारी में ये चारों चीजें आएंगी। ये जो है ये काल, लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर 4 चीजों से बदलेगा। देखिए, काल, लिंग, वचन और पुरुष, इनके आधार पर इनमें परिवर्तन हो जाता है और यही परिवर्तन इनको विकारी रूप कहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं, इनमें से हम पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं हमारा जो है संज्ञा। तो आज हम इस संज्ञा के बारे में बात करेंगे। वैसे तो देखिए संज्ञा जो है नॉर्मली हर व्यक्ति जानता है संज्ञा क्या होती है, लेकिन उस संज्ञा में भी जब गहराई की बात करें तो संज्ञा में से अगर मैं पूछूं कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा शब्द बना कैसे है, तो सबसे पहले देखिए इसी बात पर डिस्कस करते हैं संज्ञा शब्द है क्या। तो संज्ञा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह और ज्ञा का मतलब होता है जानना। सम का मतलब अच्छी तरह और ज्ञा का जो अर्थ होता है वो होता है जानना, अर्थात किसी भी चीज को अच्छी तरह जानना। ये तो हो गया देखिए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब अच्छी तरह और ज्ञा का मतलब जानना। अब बात करते हैं संज्ञा जो है। देखिए संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जो हमारी आज की जनरेशन है, आज के बच्चे जो है वो इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं और बेचारे हिंदी में समझ ही नहीं पाते कि संज्ञा क्या होती है। अगर हम इसे कॉरिलेट करके पढ़ते हैं इंग्लिश के साथ तो संज्ञा को ही हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। अब नाउन जो है या कहीं संज्ञा जो है, संज्ञा का हम नाम भी कह सकते हैं।
किसी भी चीज का जो नाम होता है वही संज्ञा होता है, अर्थात संज्ञा का हम नाम भी कह सकते हैं। तो ये नाम होता क्या है? देखिए, अगर एक छोटा सा इमेजिन करके देखें कि इस दुनिया में कोई भी नाम ही नहीं है किसी भी चीज का, ना किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम है, ना किसी जगह का नाम है, ना ही किसी प्राणी का नाम है। अब क्या होगा? क्या हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्या किसी भी टॉपिक पर बात कर पाएंगे? या आपस में कोई भी जो है कन्वर्जन या कहे कन्वर्सेशन हम कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास शब्द तो होने चाहिए और चीजों के नाम होने चाहिए। और जब तक हमारे पास चीजों के नाम ही नहीं है तो हम बातें कैसे करेंगे? जी बिल्कुल हम बात नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास चीजों के नाम, हमने इसीलिए हर चीज का एक नाम दिया, हर व्यक्ति का एक नाम दिया, ताकि हम उसे पहचान सके। अगर कक्षा में कहा जाए कि बिना किसी का नाम लिए कहा जाए खड़े हो जाओ, अब पूरी कक्षा खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, बच्चे का नाम लेकर बोलूं कि आप खड़े होइए, तो वही बच्चा खड़ा होगा। ठीक है, तो ये नाम जो है बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो संज्ञा जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इतना तो देखिए सभी को पता है। आगे की बात करें तो जो है अगला जो प्रश्न बनता है वो है हमारा कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं संज्ञा के। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इनमें हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इतना तो हर किताब में, हर गाइड में, सब जगह हमें मिल जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या कहे व्यक्ति विशेष का नाम होता है या वस्तु विशेष का नाम होता है। जैसे व्यक्ति की बात करें तो राम, श्याम, गीता, है ना, ये सारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। जगह की बात करें तो जयपुर, अलवर, दिल्ली, ये सब किस में आएंगे? स्थान विशेष में। ऐसे ही जातिवाचक जो संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा देखिए पूरे ग्रुप का बोध कराती है। पूरे ग्रुप का मतलब, जैसे हमने बोला मेज या हमने बोला पंखा। अब ये जो मेज और पंखा है, ये ऐसा नहीं है कि मैं राजस्थान में हूं तो मैं मेज और पंखा बोलती हूँ और हम उड़ीसा में जाएंगे तो इनका नाम कुछ और होगा। उड़ीसा में भी इन्हें मेज और पंखा ही कहते हैं। या ऐसा नहीं है कि मेरे घर में इन्हें मेज पंखा कहते हैं, आपके घर में कुछ और कहते हैं, वहां पर भी इनको मेज और पंखा ही कहते हैं। और किसी भी जगह पर हम जाएंगे तो हिंदी में ये शब्द मेज और पंखा ही कहा जाता है। अर्थात ये वो शब्द है जो अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये हो गए हमारे जातिवाचक। और तीसरा है हमारा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा शब्द देखिए वे होते हैं जो हमारी मन के भावों का या मन की दशा का बोध कराते हैं। और सबसे मेन बात जो है भाववाचक संज्ञा में कि ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। भाववाचक संज्ञा हमें ये शब्द दिखाई नहीं देते हैं, ये हम सिर्फ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर के भाव होते हैं, अंदर की दशा होती है। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे हम बात करें खुशी, दुखी, खुशी, दुख, बुढ़ापा, बचपन, ये वो शब्द है, ये वो हमारी
भावनाएं हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर के प्रभाव से संज्ञा के 5 भेद बताते हैं, लेकिन वास्तव में संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो फिर 5 कैसे हो गए? 5 की अगर बात करें तो जातिवाचक जो संज्ञा है इसके 2 भेद माने गए हैं, और ये 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया समुदायवाचक, इसी को हम समूहवाचक भी कह देते हैं, और दूसरा जो है वो हो गया हमारे पास द्रव्यवाचक। ये द्रव्य जो है ये 3 तरह का जैसे होता है। पहला होता है ठोस, दूसरा लिक्विड जिसको हम तरल कहते हैं, और तीसरा हो जाएगा गैस। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। समुदायवाचक जो संज्ञा शब्द है वो एक पूरे समुदाय का बोध कराती है, एक पूरे ग्रुप का बोध कराती है। जैसे फूल, अगर हम सिर्फ फूल बोलते हैं तो वो एक फूल है, और फूल जो है वो सभी जगह फूल को फूल कहा जाता है, तो वो फूल बन गया। लेकिन अगर उसी फूल की जगह हमारे पास बहुत सारे फूल हैं और वो फूल मिलकर एक गुलदस्ता बना रहे हैं, तो ये एक फूलों का ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया, लेकिन उसे हम एक ही शब्द से पहचान रहे हैं जिसका नाम है गुलदस्ता। इसी तरह से अगर हम देखें तो टोली, दल, कक्षा, ये सारे ही जो उदाहरण हैं ये किसके हैं? समुदायवाचक के। कक्षा में एक बच्चा तो होता नहीं है, कक्षा बहुत सारे बच्चों से मिलकर बनती है, तो ये हो गया समुदायवाचक। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक की। तो द्रव्यवाचक में मैंने बताया 3 तरह की जो है द्रव्यवाचक में आएंगे। पहला ठोस, तो ठोस में जो ठोस चीजें हैं जैसे सोना है, चांदी है, लोहा, ये सारी ठोस में आती हैं। उसके बाद तरल की बात करें तो तरल में आपके आ जाएगा दूध, पानी, घी, ये सारे तरल में आ जाएंगे। और गैस की बात करें तो गैसेस तो हम जानते ही हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सारे किस में आ जाएंगी? गैस में। तो अगर इस तरह की चीज आती है तो हम इसे द्रव्यवाचक में गिनेंगे। अगर मैं अब देखिए एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। एक शब्द दे दिया आपको कि पानी शब्द में संज्ञा है। इसमें हमें संज्ञा पहचाननी है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, और इनमें से कोई नहीं। ये एक प्रश्न है हमारे पास। पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या इनमें से कोई नहीं। अगर इन्हें तीनों में से हमें से चुनना पड़े तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन अगर जातिवाचक जो है शब्द इसमें नहीं दिया गया है, या जातिवाचक दिया भी गया है और साथ में हमें दे दिया गया यहां पर हमें दे दिया गया द्रव्यवाचक संज्ञा,
तो देखिए अब हमारा आंसर बदल जाएगा। अब हमारा आंसर जातिवाचक संज्ञा ना होकर हमारा आंसर बनेगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर जातिवाचक के भेद में से कोई प्रश्न पूछा गया है और भेद का दिया गया है भेद हमें ऑप्शन में, तो हम भेद को चुनेंगे। लेकिन अगर भेद नहीं दिया गया है, सिर्फ तीनों संज्ञाएं हमें दी गई हैं, तो फिर वो आंसर हमारा किस में जाएगा? जातिवाचक में। तो ये तो हमारी एक छोटा सा मैंने आपको सिर्फ संज्ञा के बारे में समझाया कि संज्ञा जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो है 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी भी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जबकि जातिवाचक संज्ञा जो है वो हमें पूरे ग्रुप का बोध कराती है, पूरे समूह का बोध कराती है, जाति का बोध कराती है। और इसके 2 भेद हमने पढ़े, समूहवाचक या समुदायवाचक, और दूसरा हमने पढ़ा द्रव्यवाचक। यहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें इसमें अपना आंसर फाइंड करना होगा। फिर उसके बाद आता हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमारे मन के भाव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उन्हें हम महसूस करते हैं। तो ये तो हो गया इनके बारे में। आगे हम बात करते हैं कि उदाहरणों की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फूल जो है, पूछा मैंने फूल कौन सी संज्ञा है? सिंपल सा, फूल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। सभी को पता है फूल, सभी फूलों को हम फूल ही कहते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब अगर हम फूल में से कोई एक पर्टिकुलर फूल चुन ले, हमने कहा गुलाब, भाई एक प्रजाति का नाम हो गया गुलाब। तो गुलाब क्या हो गया? गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट? गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा? जी नहीं, गुलाब जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैम ये तो किसी पर्टिकुलर जाति का, पर्टिकुलर प्रजाति का नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि किसी गार्डन में बहुत सारे गुलाब के फूल खिले हुए हैं, आप वहां जाकर क्या सभी को गुलाब नहीं कहेंगे? या किसी एक ही फूल को आप गुलाब कहेंगे? गुलाब के बहुत सारे फूल लगे आपके सामने, आप सभी को गुलाब ही तो कहेंगे। तो फिर ये जाति कैसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे हुई? ये तो हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से अगर एक और उदाहरण देखें, आम। आम क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब हम किसी ठेले पर गए, हमने वहां आम देखे, बहुत सारे आम ठेले पर रखे हुए हैं, हमने उसको कहा कि भाई 1 किलो आम दे दो। हमने आम खरीदे, उस ठेले में जितने भी आम थे वो सारे आम थे, तो ये जातिवाचक। लेकिन अब आम की प्रजाति की बात करें तो हमने दशहरी आम खरीदे, ठीक है? दशहरी आम तो प्रजाति का नाम हो गया, तो फिर ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस ठेले से हमने आम खरीदे वहां पर तो सारे ही दशहरी आम थे। उस दशहरी आम में से हमने एक आम उठाकर खा भी लिया और 1 किलो आम हमने अपने पैक भी करा लिया, और अभी भी जो आम बचे हैं वो सारे ही क्या हैं? दशहरी आम है। तो फिर ये भी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। देखिए अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम अनाज की बात करें, अगला उदाहरण हम लेते हैं अनाज का। हमने अनाज शब्द लिया। अनाज हमें पता है ग्रेन्स जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनाज आते हैं, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक। लेकिन एक पर्टिकुलर अनाज की अगर हम बात करें, हमने लिया गेहूं, तो फिर तो ये क्या होना चाहिए था? व्यक्तिवाचक। लेकिन ये भी व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि
जो हमारे घर में पूरी बोरी रखी हुई है गेहूं की, वो सारे दाने गेहूं के ही तो हैं, तो फिर वो व्यक्तिवाचक कैसे हुआ? ये भी क्या है? जातिवाचक है। तो स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि वो जो चीज है, हो सकता है उसका नाम हो, लेकिन उस पूरी जाति, उस पूरी प्रजाति, जैसे गेहूं हमने लिया, गेहूं की भी अगर बात करें तो गेहूं में भी कई तरह की कई क्वालिटी आती है। जैसे गेहूं में एक आती है, मुझे याद आ रहा है, 306। अब 306 गेहूं की एक प्रजाति है। किसी किसान ने कहा कि भाई मैंने तो जो है 306 गेहूं बोए हैं। अब 306 बहुत सारे गेहूं में से तो अलग हो गए, लेकिन जब 306 की पैदावार होकर उसके घर में 50 बोरी के गेहूं आए, तो वो 50 बोरी तो बहुत गेहूं होता है ना, लेकिन उसको हम सबको क्या कहेंगे? गेहूं कहेंगे। तो ये भी क्या है? जातिवाचक है। तो जब तक वो चीज किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए यूज नहीं होती, तब तक वो क्या है? वो जातिवाचक ही रहेगी। अब एक और उदाहरण देखते हैं। आप सभी ने गली में घूमते हुए कुत्ते बहुत सारे देखे होंगे, है ना? कुत्ते जो है वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। भाई यहाँ इस गली में जो कुत्ते हैं वो भी कुत्ते हैं, और जो दूसरी गली में है वो भी क्या है? कुत्ते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैंने मेरे घर में एक कुत्ता पाल रखा है जिसका नाम है मोती। अब ये मोती क्या है? अगर हम घर में घुसते ही मोती को आवाज लगाते हैं, तो यहाँ पर सारे कुत्ते नहीं आएंगे, बल्कि कौन आएगा? मोती निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो मोती है ये हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है? तो देखिए बहुत सिंपल है इनमें डिफरेंस करना। अगर हम बात करते हैं जैसे तारे, ठीक है, तारे, बहुत सारे तारे हैं आकाश में, तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इन्हीं तारों में से मैं बात करूं ध्रुव तारे की, तो ध्रुव तारे तो बहुत सारे नहीं है, ध्रुव तारा तो एक ही है। तो ये ध्रुव तारा जो है ये किस में आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर हम बात करें सूरज, सूरज कितने इस धरती पर? सूरज तो एक ही है, तो सूरज भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरह से चांद है, चांद भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये इस तरह से हमें डिफरेंस इनमें पता करना पड़ता है कि वो जाति, पूरी जाति का बोध करा रहा है वो शब्द हमारे लिए, या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का। जैसे क्लास में अगर मैं बोलूं बच्चे खड़े हो जाओ, अब बच्चे तो सारे ही बच्चे हैं वहां पर तो क्लास में, अब वो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने किसी एक बच्चे का नाम लिया कि राम तुम खड़े हो जाओ, तो वहां पर सारे बच्चे खड़े नहीं होंगे, सिर्फ राम खड़ा होगा। तो बच्चे शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं, लेकिन राम शब्द जो है वो किसका बोध करा रहा है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। कुछ और अगर उदाहरणों की बात करें तो उनमें हम देखते हैं, देखिए इसको एक उससे समझ सकते हैं हम। इसके ऊपर वाली जो चीजें जाएंगी वो हमारी जाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लाइन से ऊपर जितने भी वर्ड जाएंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि नीचे वाले शब्द जो है वो हमारे जातिवाचक संज्ञा में है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे मानव, मानव, इस हम सभी क्या हैं? मानव हैं। तो मानव पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये हो गया जातिवाचक। अब इसमें हम बात करें कवि। अब इस कवि जो शब्द है ये भी पूरी जाति का बोध करा रहा है कि जितने भी कविता लिखने वाले लोग हैं वो सारे क्या है? कवि। लेकिन यहाँ पर हम बात करें सोहनलाल द्विवेदी। अब सोहनलाल द्विवेदी जो है, इन कवियों में से मैंने किसी एक कवि का नाम ले दिया, तो ये जो सोहनलाल द्विवेदी है ये क्या हो गए यहाँ पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ऐसे ही अगर बात करें कागज, कागज, सारे कागज आ गए, कागजों से क्या बनी? पुस्तक। और इन्हीं पुस्तकों में से एक किसी पर्टिकुलर पुस्तक का अगर मैं नाम लूं तो वो हो गई गीता। अब गीता जो है ये यहाँ पर क्या हो गई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही किसी चीज का अगर मैं नाम लूं, मैंने कहा दातुन या मंजन, दंत मंजन होता है ना, दंत मंजन मैंने कहा, दंत मंजन। अब दंत मंजन तो देखिए सारे ही दंत मंजन, बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने दंत मंजन निकाले हुए हैं। तो दंत मंजन क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैंने कहा कोलगेट, अब ये देखिए एक ब्रांड का नेम हो गया, तो जो ब्रांड नेम होता है वो आपका आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आपके जितने भी ब्रांड है, चाहे रिबॉक है, चाहे आपका सिबाका है, कोलगेट है, जितने भी ब्रांड नेम है, नाइकी है, ये सारे किसमें आ जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो आज के टॉपिक आई थिंक आप सबको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है उन सभी का कंफ्यूजन इसमें दूर हो। तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस टॉपिक को एक बार ध्यान से पढ़ें। अगले टॉपिक में हम कुछ और संज्ञा की जो भ्रांतियां हैं, हमारे कंफ्यूजन्स हैं, उनको दूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।